तो आप ये बताइए कि जितना भी ये दिल्ली बसा हुआ है, 300 से ज़्यादा गांव यहाँ पर जाट और गुजरों को उजाड़े गए थे। आप खुदवा दीजिए, पूरा जितना कंस्ट्रक्शन है खुदवा दीजिए। यहाँ पूरे जाटों के गांव के नाम मिलेंगे, दिलवा सकते हैं जाटों को वापस, गुजरों को वापस दिलवा। इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल और दिया जाए कि गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है, अगर उसको एक्सकवेट करेंगे, उसकी जब खुदाई करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आज की स्थिति से होने से पहले कम से कम 6 दफ़ा तोड़ा गया है। और सबसे प्राचीन उसमें जो अवशेष मिलेंगे वो बौद्धिस्ट टेम्पल के मिलेंगे। तो क्या सोमनाथ मंदिर को आज की तारीख में बौद्धिस्ट टेम्पल डिक्लेयर किया जा सकता? रामनवमी के आसपास से जिस तरीके से चला, पहले अजान का मसला हमने देखा, जब यूपी इलेक्शन चल रहे थे अजान का मसला चला, उसके बाद जो है हिजाब का मसला उसी में चल रहा था, लाउड स्पीकर चला, लाउड स्पीकर के बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि ये बुलडोज़र की राजनीति शुरू हुई, और बुलडोज़र के बाद में अब जो है ताजमहल, ज्ञान वापी और मथुरार ये सब चल रहा है। 1992 में बाबरी का और 1990-92 में बाबरी का पूरा डिबेट चला। 2022 से लेकर 2024 तक अब ज्ञान वापी, ताजमहल, कुतुब मीनार और ये सब चलेंगे। इस सब का मकसद ये है कि किस तरीके से इस देश की राजनीति में जो कम्युनलिज्म है उसको बड़े हिस्से में जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वहाँ पे बड़े सारे बौद्ध टेम्पल्स के एविडेंस आपको मिल जाएंगे। तो क्या इस देश को आप बौद्धिस्ट देश डिक्लेयर कर देंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उनकी एक राजनीति, उस राजनीति में यह है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आज के खास हमारे मेहमान जितेंद्र मीना जी, जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे। तो सर, जिस तरीके से अभी ताजमहल को लेकर डिबेट चल रही है टीवी चैनलों पर, तो जिस तरीके से अभी कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई कि पहले आप जाइए यूनिवर्सिटी और उसमें जाके पढ़िए और उसके बाद जाके आप जो याचिका फिर से दाखिल कीजिएगा। तो आप इस चीज़ पूरे मैटर को किस तरीके से देखते हैं? आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, तो इस मैटर को पूरी तरह से किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज के अभी जो कल कोर्ट का जो आया है, PIL को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने जो कहा वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। वो बहुत बेहतरीन जो है उनका रिस्पांस रहा। उन्होंने जिन्होंने PIL दायर की थी उन्होंने कहा कि पहले आप जाइए यूनिवर्सिटी, जाइए मास्टर्स कीजिए, नेट JRF कीजिए और फिर PhD कीजिए, और अगर आपको कोई PhD नहीं कराता है देन वापस आप हमारे पास आइएगा, हम फिर आपके लिए उसका इंतज़ाम करेंगे। देखिए, ये पूरी की पूरी जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी को समझिए कि जज साहब ने ये कहने की कोशिश की है जिन्होंने PIL दायर की थी कि देखिए, आपके पास हिस्ट्री का बेसिक साइंस भी नहीं है। आप सीधे मुंह उठा करके सीधे कोर्ट तक चले आए, आपको बेसिक मालूम तक नहीं है कि किसने क्या कंस्ट्रक्ट किया, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ और वो क्या कंस्ट्रक्शन है। आप बिना कुछ जांच पड़ताल के, बिना कुछ पढ़े लिखे आप सीधे कोर्ट तक आ गए हैं। इसलिए आपको ज़रूरत है कि वापस यूनिवर्सिटी जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ये कह रहा है कि आप हिस्ट्री को सही तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़, हिस्ट्री को अगर आप इस बाइनरी में देखेंगे, हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में देखेंगे, तो ये बाइनरी तो आज से लगभग 200 साल पहले खिंच चुकी थी। 1818 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा, और उन्होंने इतिहास को इसी तरीके से 3 जगह डिवाइड किया था। पहले काल को उन्होंने हिंदू काल कहा था, दूसरे को मुसलमान काल कहा था, तीसरे को जो है आधुनिक काल कहा था। तो ये जो हिंदू और मुसलमान को बांटने का जो सिलसिला था, ये जो विभाजन की जो राजनीति थी, ये तो अंग्रेजी हुकूमत के दौर से शुरू हुई और वही राजनीति आज की तारीख में चल रही है। चाहे जो लोग जिन्होंने PIL दायर किया वो लोग हों, या जो लोग सत्ता में आज की तारीख में बैठे हैं, वो भी हिंदू और मुसलमान के जरिए राजनीति को अपने को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजमहल मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या कोई और मॉन्यूमेंट है, इसका डिसीजन करने के लिए प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की एक टीम है।
प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं इस देश में मौजूद हैं, आप उनको ये जिम्मेदारी दे दीजिए। उन्होंने पहले भी ये जिम्मेदारी अदा की थी, पहले भी उन्होंने बाबरी के मसले पर और तमाम मसलों पर अपनी भूमिका अदा की थी और ASI के थ्रू उन्होंने जाकर के रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी। इसी तरीके से पहले भी हमारे पास सोर्सेज थे, अभी भी हमारे पास सोर्सेज हैं। एज ए हिस्टोरियन हम उन सोर्सेज के बेसिस पर साबित कर सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ पर उस तरीके से इतिहास को नहीं देखा जा रहा है। जो लोग इसके पीछे हैं वो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जितना कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है, और हिंदुओं की भी जब वो बात करें तो वो सिर्फ अपर कास्ट की बात कर रहे हैं। वो इसमें जो है दलितों को शामिल नहीं करके चलते हैं, इसमें जो पिछड़ा तबके के जो लोग रहे, जो उनका इतिहास रहा, उसको वो शामिल करके नहीं चल रहे हैं। अगर इस डिबेट को ऐसे समझा जाए कि मान लीजिए ये मंदिर था, तो इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल और दिया जाए कि गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है, अगर उसको एक्सकवेट करेंगे, उसकी जब खुदाई करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आज की स्थिति से होने से पहले कम से कम 6 दफ़ा तोड़ा गया है, और सबसे प्राचीन उसमें जो अवशेष मिलेंगे वो बौद्धिस्ट टेम्पल के मिलेंगे। तो क्या सोमनाथ मंदिर को आज की तारीख में बौद्धिस्ट टेम्पल डिक्लेयर किया जा सकता है? नहीं करेंगे आप, क्योंकि वहाँ आपकी राजनीति को हार्म हो जाएगा, वहाँ आपकी राजनीति चल नहीं पाएंगी। इसमें आप देखेंगे तो इस देश के बड़े हिस्से में जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वहाँ पे बड़े सारे बौद्ध टेम्पल्स के एविडेंस आपको मिल जाएंगे। तो क्या इस देश को आप बौद्धिस्ट देश डिक्लेयर कर देंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उनकी एक राजनीति, उस राजनीति में यह है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। आप ऐसे समझिए कि ताजमहल हो, कुतुब मीनार को भी कहा जा रहा है कि विष्णु जी का जो है कुछ वहाँ पर स्तंभ वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो हो सकता है। अगर इस डिबेट को ऐसे चलिएगा तो आप देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक में जब पहले दिन ही भाषण चल रहे थे, तब जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का ये जो नारा है, ये तो अभी बहुत रिसेंटली फैशन में आया है, क्योंकि 1946 की बात मैं कर रहा हूँ, 1942 के आसपास ये नारा दिया जा रहा था। और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत है कि अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ जो और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, मीन्स आर्यंस भी जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी यहाँ से छोड़ करके जाना चाहिए। ये देश सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का देश है, सिर्फ वही इसके मूल निवासी हैं। तो क्या आप इस डिबेट को वहाँ तक ले जाना चाहेंगे? जिस दिल्ली में हम लोग बैठे हुए, ये दिल्ली तो जाट और गुज्जरों की है, आधा हिस्सा जाटों का है, आधा हिस्सा गुज्जरों का है, एक हिस्सा यहाँ पर दलितों का हिस्सा है। उसी तरीके से अगर आप चले जाएंगे जयपुर के हिस्से में चले जाएंगे, ईस्टर्न राजस्थान में चले जाएंगे, तो पूरा का पूरा ये ईस्टर्न राजस्थान, जयपुर और आमेर के किले, ये सारे मीणा आदिवासियों के हैं। उदयपुर और साउदर्न राजस्थान का हिस्सा वो भील आदिवासियों का, भोपाल गोंडों का है, ठीक है, रांची और उसके आसपास के शहर जो है मुंडाओं के हैं। और इसी तरीके से ही तो इस डिबेट को अगर देखेंगे, इन परतों को अगर उगड़ना शुरू करेंगे और एविडेंस के बेसिस पे भी आप बात करेंगे, तब तो ये मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर तो आप होगा कि अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ आदिवासी बचेंगे और कोई दूसरा बचेगा नहीं। तो इस चीज़ को समझिए, उनका जो मकसद है वो मकसद ये है कि उनका अपना जो कोर वोटर है उसे वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका ध्यान इस देश की महंगाई पर, गरीबी पर, भूखमरी पर, पेट्रोल की प्राइसेस पर, गिरती हुई एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर, या और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उस पर ना जा पाए, इसीलिए वो इस पर कर रहे हैं। दूसरा, वो सामने जो अपोजिशन में जो लोग हैं, मींस उनके जो पॉलिटिकल अपोजिशन में जो लोग हैं, उनको भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप हमारे साथ आ जाइए, और अगर आप जहाँ पर आप हैं विपक्ष में हमारे खड़े हो, अगर वहाँ रहेंगे तो आपको इसी तरीके से हम डराएंगे, धमकाएंगे। और यही वो कर रहे हैं। हमने देखा रामनवमी के आसपास से जिस तरीके से चला, पहले अजान का मसला हमने देखा, जब यूपी इलेक्शन चल रहे थे अजान का मसला चला, उसके बाद जो है हिजाब का मसला उसी में चल रहा था, लाउड स्पीकर चला, लाउड स्पीकर के बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि ये बुलडोज़र की राजनीति शुरू हुई, और बुलडोज़र के बाद में अब जो है ताजमहल, ज्ञान वापी और मथुरार, ये सब चल रहा है।
1992 में बाबरी का और 1990-92 में बाबरी का पूरा डिबेट चला। 2022 से लेकर 2024 तक अब ज्ञान वापी, ताजमहल, कुतुब मीनार और ये सब चलेंगे। इस सब का मकसद ये है कि किस तरीके से इस देश की राजनीति में जो कम्युनलिज्म है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, किस तरीके से एंटी मुसलमान, एंटी दलित, एंटी आदिवासी जो गुस्सा है, जो एट्रोसिटीज़ है उसको जनरलाइज किया जा सके, उसके खिलाफ में माहौल बनाया जा सके। आज की तारीख में आप देखिए कि यूपी में मुनादी पीटी जा रही है दलितों के खिलाफ कि अगर उसके कुएं के आसपास भी दिख गए तो आपको 5,000 का जुर्माना और 50 जो है जूते मारे जाएंगे। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। इसी तरीके से आदिवासियों के खिलाफ भी बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा मसला है, ये असल सवालों को भुला देने की साजिश है। उनको भुला देना चाहते हैं। अदरवाइज उनको हिस्ट्री जानना है तो हिस्ट्री तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि इतिहासकारों ने अब तक जो लिखा है वो सब गलत है, तो आप जो है फैक्ट लेकर के आइए। आप फैक्ट लेकर के साबित कीजिए कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, या ये वो चीज़ नहीं है। लेकिन आप फैक्ट के बेसिस पर बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं पॉपुलर सेंटीमेंट के बेसिस पर। हमने बाबरी के मसले पर भी वही पॉपुलर सेंटीमेंट देखा, वही पॉपुलर सेंटीमेंट था। हम लोगों ने और भी बहुत सारे मसलों पर देखा जब पॉपुलर सेंटीमेंट को खुश करने के लिए भी जजमेंट्स आते रहे हैं। और यही सबसे ज़्यादा दुखद है। अगर किसी को इतिहास जानना है तो जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि आप जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, इतिहास को पढ़िए और तब शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी, तो फैक्टली तो बोल रहे हैं कि 22 कमरों को खुलवा दीजिए, सारे सच आ जाएंगे बाहर। हाँ, तो 22 कमरों के बाद क्या होगा? 22 कमरे खुल जाएंगे, उसके बाद वो तो बोल रहे हैं इसमें हिंदुओं की बाबरी के बाद भी यही हुआ। बाबरी में कहा गया कि ताला खुलवा दीजिए, हम सिर्फ पूजा करेंगे, चले जाएंगे। बाबरी के बाद आज हम लोग देख रहे हैं। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ज्ञान वापी को लेकर कहा जा रहा है कि सिर्फ फोटोग्राफी कर लेने दीजिए, इसको कहा जा रहा है कि आप ये कर लेने दीजिए। क्या आप सोमनाथ मंदिर के भीतर जो ताले बंद है उनको खुलवा सकते हैं पब्लिक के लिए? क्या उसके गर्भगृह में आप किसी मुसलमान को जाने दे सकते हैं? कर लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप अयोध्या के जो मंदिर बन रहा है वहाँ पर कर लेने दीजिए। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आप क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि आपको पता है मामला सिर्फ 22 तालों को खुलवा देने का नहीं है। 22 सालों के खुलवा देने से डिबेट खत्म नहीं होगी। 22 सालों को खुलवा देने के बाद होगा ये कि वो डिबेट अगला 2024 का मुद्दा बनेगा। वो चुनावी एजेंडा है, उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा ये डजेंट मैटर। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2004 में एक न्यूज़ अमेरिकन प्रेस में फ्लैश की गई थी कि इराक के प्रेसिडेंट जो थे सद्दाम हुसैन, उनके पास में जो है उनकी किचन में बॉम्ब है, उनके टमाटरों में जो है परमाणु के जो है वो सब चीज़ें रखी हुई टमाटरों में, उनकी किचन में भी जो है इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये मीडिया में फ्लैश करके इराक के खिलाफ माहौल बनाया गया और फिर जाकर के वहाँ पर हमले किए गए, इराक को तबाह कर दिया गया। हमने सबने देखा किसी को टमाटर में जो है जैविक हथियार नहीं मिले, किसी को किचन में जो है परमाणु हथियार नहीं मिले। वही मामला यहाँ पर है। आप 22 के ज़रिए ये सब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि जब ऐसे बहुत सारे मसले हैं, जब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके का खबर चलाई जाती है। आप ठीक है 22 ताले खुलवा लीजिए, आप सोमनाथ के ताले एक तरफ खोल दीजिए, आप इतिहासकारों को सोमनाथ एक्सकवेट कर लेने दीजिए कि वो क्या था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? सोमनाथ को एक्सकवेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। या ऐसे बहुत सारे जो मंदिर है, साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनको खुदाई कर लेने दीजिए, दूसरा डिबेट क्लिंच हो जाएगा। नहीं होगा। ये होगा ये कि दरअसल आपके ऊपर पहले तो आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगा करके फिर आप आरोप लगाने के साथ साथ उन्होंने आपको बिना किसी जो है चीज़ों को एनालाइज किए सीधे आपको आरोपी बताया जा रहा है, सीधे आरोपी बताया जा रहा है कि बस 22 ताले खुलवा दीजिए। 22 ताले खुलवाने से क्या हो जाएगा? क्या आप रुक जाएंगे? नहीं रुकने वाले आप नहीं रुकने वाले हैं। अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो ठीक है, आप खुलवाना शुरू करते हैं तो आप ये बताइए कि जितना भी ये दिल्ली बसा हुआ है, 300 से ज़्यादा गांव यहाँ पर जाट और गुज्जरों को उजाड़े गए थे। आप खुदवा दीजिए, पूरा जितना कंस्ट्रक्शन है खुदवा दीजिए। यहाँ पूरे जाटों के गांव के नाम मिलेंगे,
दिलवा सकते हैं जाटों को वापस, गुजरों को वापस दिलवा देंगे आप? नहीं दिलवा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, इसलिए उसको डराने की कोशिश हो रही, और यही वो एजेंडा। जी।